रत सब्र करें, रात के 2 बज रहे हैं, सड़कें तकरीबन खाली हैं और एक लड़की अकेली घर की तरफ जा रही है। इसे लगता है कि वो सेफ़ है, क्योंकि वो एक ऐसे मुल्क में रहती है जहाँ लोग खुद को इतना सेफ समझते हैं कि वो अपने घर को लॉक करना भी ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन इस लड़की को ये नहीं पता कि कोई इसे देख रहा है और आज वो एक सीरियल किलर का शिकार बनने वाली है। इतने में एक कार आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आती है। ड्राइविंग सीट पर एक आदमी और इसके साथ एक औरत बैठी है। हाँ, एक औरत। और यहीं से कहानी बदल जाती है। नॉर्मली जब भी हम सीरियल किलर के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसा इंसान आता है जो दिखने में थोड़ा अजीब लगता हो, अकेला रहता हो और इसका इस दुनिया से कोई ताल्लुक वास्ता ना हो। लेकिन इस केस में ये स्टैंडर्ड बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ एक हस्बैंड था और इसकी वाइफ, एक ऐसा कपल जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता लेकिन अंदर से वो कुछ और ही बन चुके थे। दोनों सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे, ये दोनों एक दूसरे की डार्क विशेज़ को समझते थे। और सबसे ख़तरनाक बात, ये एक दूसरे को रोकने की बजाय एक दूसरे को मज़ीद आगे लेके जा रहे थे। सोचें, अगर एक इंसान के अंदर बुराई हो तो शायद दुनिया इसे रोक ले, लेकिन अगर 2 लोग एक साथ बुरे हो जाएं और एक दूसरे का सहारा बन जाएं तो फिर क्या होगा? वही होगा जो इस केस में हुआ। एक के बाद एक लड़कियां गायब होना शुरू हो जाती हैं। कुछ वापसी आती भी हैं तो बहुत बुरी हालत में, और कुछ तो कभी वापसी नहीं आई। शहर में खौफ फैल जाता है, पुलिस कंफ्यूज है, कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा, क्योंकि किसी को ये शक ही नहीं होता कि ये सब एक शादीशुदा कपल कर रहा है। एक ऐसा कपल जो दिन में नॉर्मल ज़िंदगी जीता है और रात को कुछ और ही बन जाता है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आता है। एक गलती, एक दरार, और फिर सच सामने आना शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो आइए फिर वहीं चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। 4 मई 1970 को कनाडा के प्रोवेंस अंटारियो के शहर पोर्ट क्रेडिट में एक लड़की पैदा हुई। नाम रखा गया कार्ला लेन होमोल्का। ऊपर से देखो तो घर बिल्कुल नॉर्मल लगता। बाप चेकोस्लोवाकिया से आया हुआ एक इमिग्रेंट, माँ एक घरेलू औरत। लेकिन घर के अंदर बाप की शराबनोशी और लड़ाइयाँ बिल्कुल मामूल बन चुकी थी। कार्ला और इसके 2 छोटे बहन भाई रात को एक दूसरे को तसल्ली देते कि बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मामला कभी ठीक नहीं हुए और फिर सिर्फ 12 साल की उम्र में कार्ला डार्क साइकोलॉजी की तरफ खिंचना शुरू हो गई। जासूसों की कहानियाँ, आत्माओं को बुलाने का खेल और मौत के बाद की अजीब फैंटेसीज। और एक बार इसने अपने दोस्त के एक पालतू हैमस्टर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। जानवर मर गया, लेकिन कार्ला ने कोई अफसोस नहीं जताया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। उसी दौर में ओंटारियो के एक खुशहाल घराने में एक लड़का पल रहा था जिसका नाम पॉल बर्नार्डो था। बाहर से ये खानदान भी बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन 1975 में जब पॉल की उम्र सिर्फ 9 साल थी तो इसके बाप केंथ बर्नार्डो पर चाइल्ड अब्यूजमेंट का इल्ज़ाम लगा। पॉल ने इस वाक़े को नज़रअंदाज किया, जो कि एक बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन जो चीज़ इसे अंदर से तोड़ गई वो 16 साल की उम्र में सामने आई। एक दिन इसकी माँ ने इसे बताया कि तुम इस आदमी के बेटे नहीं हो, मैंने एक बार किसी और के साथ है। और इस लम्हे के बाद पॉल की शख्सियत हमेशा के लिए बदल गई और वो अपनी ही माँ को मारने पीटने लगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए पॉल लड़कियों को लालच देकर अपने करीब लाता और फिर इन्हें अपनी हवस, जिल्लत और तशद्दुद का निशाना बनाता। वो एक सेल्समैन था और इसे ये फ़न आता था लोगों को अपनी तरफ खींचना, इनका एतमाद जीतना और फिर इन्हें तोड़ना। वो ब्रेट अस्टीन का नावल अमेरिकन साइको को बाइबल की तरह पढ़ता था। और फिर अक्टूबर 1987 में टोरंटो के एक कन्वेंशन में एक 17 साल लड़की कार्ला और एक 26 साल मर्द पॉल की नज़रें मिली। दोनों ने महसूस किया कि ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन इस तरह नहीं जैसा कि प्यार की कहानी में होता है। पॉल और कार्ला के दरमियान जो रिश्ता बना वो बहुत ही सैडो मेसोस्टिक, यानी कि दूसरों को तकलीफ़ देकर और खुद तकलीफ पाकर खुशी हासिल करना। पॉल एक डोमिनेट अब्यूज़र मास्टर का किरदार अदा करता और कार्ला एक विलिंग स्लेव की तरह साथ चलती रही। बहुत जल्दी ये रिश्ता महज एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं रहा, ये एक डार्क पार्टनरशिप बन गई जहां दोनों की बदतरीन ख्वाहिशात एक दूसरे को खुशी देने लगी। और फिर 1987 की आखिर में कनाडा की स्टेट ओंटारियो के डिस्ट्रिक्ट स्कार्बरो में रातों को एक साया घूमने लगा। नौजवान लड़कियां बस से उतरती, अपने घरों के करीब तक महफूज समझकर अकेली चलती और फिर अचानक कोई इनके पीछे आता, सेक्सुअल असाल्ट करता और गायब हो जाता। पहले एक ही हफ्ते में 3 हमले, सभी मुतासिन की उम्र 15 से 21 साल के दरमियान। हर बार मारपीट, ज़्यादती और धमकियाँ। पुलिस को बताया तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने जल्दी ही ये समझ लिया कि ये एक ही शख्स है और अखबारों ने इसे नाम दिया द स्कार्बरो रेपिस्ट। तकरीबन 5 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक कम से कम 19 खवातीन इसका शिकार हुई। पॉल को 2 बार पुलिस ने पूछगछ के लिए बुलाया, लेकिन दोनों बार ही वो छूट गया। नवंबर 1990 में पुलिस ने इससे फोरेंसिक सैंपल भी लिए,
लेकिन रिजल्ट की प्रोसेसिंग में इतनी देर हुई कि वक्त गुजर गया और इस वक्त तक पोल और कार्ला की मंगनी हो चुकी थी। कार्ला एक एनिमल क्लिनिक में काम करती थी। वहाँ से वो खुफिया तौर पर बेहोशी की दवाई चुरा कर लाती और पोल को देती ताकि वो अपने हमलों में इन्हें इस्तेमाल करे। 23 दिसंबर 1990 को कार्ला ने अपनी 15 साल बहन टामी को एलोथीमन नामी दवाई पिलाई और जो कुछ इसके बाद हुआ वो बयान करने से बाहर है। फिर टामी के मुंह से कह आना शुरू हो गई और उसका दम घुटने लगा, लेकिन दोनों ने डर के मारे सबसे पहले तमाम सबूत छुपाए और उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई। टामी अस्पताल में दम तोड़ गई। डॉक्टरों ने इसके चेहरे पर एक अजीब से केमिकल की जलन देखी, लेकिन इसके जिस्म में मौजूद मेडिसिन डिटेक्ट ना हो सकी और डॉक्टरों ने इसकी मौत की वजह अल्कोहल पॉइजनिंग करार दिया। टामी की मौत ने इन्हें रोका नहीं, बल्कि इन्हें ये यकीन दिला दिया कि वो कुछ भी करने के बाद बच सकती हैं। दोनों ने अपना पुराना घर छोड़ा और पोर्ट डिलवासी के घर में रहने लगे। जून 1991 में कार्ला ने अपनी एक पुरानी सहेली को अपने घर बुलाया जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और इसे बेहोशी की मेडिसिन देकर इसने पोल का शिकार बनवाया। जब वो लड़की सुबह उठी तो समझी कि शायद पहली बार शराब पीने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। इसे कुछ याद नहीं था इसके साथ क्या हुआ और कुछ दिन के बाद 29 जून 1991 को पोल और कार्ला की शादी हुई। सफ़ेद लिबास, फूल, मुस्कुराते चेहरे और खुशी में नाचते मेहमान। उसी दिन लोगों को कनाडा की एक झील में एक बड़ा सा कंक्रीट ब्लॉक मिला जिसमें इंसानी जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े थे। वो टुकड़े एक 16 साल लड़की लेस्ली महाफी के थे जो 15 जून को उस वक्त गायब हुई थी। जब वो एक दोस्त की वफात के बाद रात को घर वापसी आई तो इनके घर का दरवाज़ा बंद था। वो अपनी मां को जगाना नहीं चाहती थी, इसीलिए इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, मैं एक रात किसी होटल में गुजार लेती हूँ, सुबह घर वापसी आ जाऊँगी। यही सोचकर वो होटल की तरफ चल पड़ी। उसी वक्त पुलिस इलाके में गाड़ियों की नंबर प्लेट चुराने आया हुआ था। इसने लेस्ली को अकेला देखा, इसे एक सिगरेट का लालच दिया। जब वो करीब आई तो इसके सर पर एक कपड़ा लपेटकर ज़बरदस्ती से अपनी गाड़ी में धकेल दिया। वो 24 घंटे की अजियत के बाद लेस्ली को कत्ल कर दिया गया। इस पूरे जुर्म में पोल और कार्ला दोनों शामिल थे और फिर इन्होंने लेस्ली की लाश को छोटे छोटे टुकड़े किए, इसको सीमेंट और बजरी में मिलाकर एक बड़ा सा पत्थर बना दिया और इसको झील में डाल दिया ताकि ना ये पत्थर ऊपर आए और ना ही ये लाश किसी को मिले। और फिर 16 अप्रैल 1992 को 15 साल क्रिस्टियन फ्रेंच को जो कनाडा के शहर एसटी कैथरीन में स्कूल से घर जा रही थी, पोल और कार्ला ने इसे रास्ता पूछने के बहाने से रोका और अगवा कर लिया। क्रिस्टियन 3 दिन तक इनके घर में रही और 3 दिन की अजियत के बाद 19 अप्रैल को इसे मार दिया गया और 30 अप्रैल को इसकी बरहना लाश एक नाले में से मिली, वहाँ से 45 मिनट की दूरी पर जहाँ से इसे उठाया गया था। पुलिस ने कई गवाहों की मदद से इस पूरे अगवा का मंजर रिकॉन्स्ट्रक्ट किया और नतीजा निकला एक बड़ी ऑफ वाइट कलर की गाड़ी और इसमें बैठा हुआ एक खूबसूरत जोड़ा। दिसंबर 1992 को पोल ने कार्ला को एक टार्च से इस कदर मारा कि इसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया। अगले दिन कार्ला जब काम पर गई तो इसने अपने साथियों से कहा कि मेरा गाड़ी में एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इसके साथियों ने इसके घर वालों को बता दिया। कार्ला के घर वाले आए और इसको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल कर ले गए। घर से निकलने वक्त कार्ला कुछ ढूंढ रही थी, वो वीडियो टेप्स ढूंढ रही थी जो पोल ने छुपाई हुई थी, क्योंकि अपने हर जुर्म की वीडियो बनाते थे, लेकिन वो नहीं मिली। और फिर सिर्फ 2 महीने के बाद डीएनए की रिपोर्ट्स आई जिसने पोल को स्कार्बो रेपिस्ट साबित कर दिया। पुलिस ने पोल को गिरफ्तार किया और इसके घर की तलाशी ली, लेकिन वो टेप्स नहीं मिली क्योंकि पोल ने इन्हें वॉशरूम की दीवार में छुपाया हुआ था। कार्ला ने एक वकील किया और प्ली बार्गिन की निगोशिएशन शुरू कर दी। इसने पुलिस को पेशकश की कि मैं सारा सच बताऊंगी, बदले में मेरी सज़ा कम करें। इसने खुद को मजलूम साबित किया, कहा कि पोल ने इसे मजबूर किया, इसे मैनिपुलेट किया, वो तो खुद इसका शिकार थी। 14 मई 1993 को प्ली एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ जिसके मुताबिक कार्ला को सिर्फ 12 साल की सज़ा मिलेगी और 3 साल के बाद पेरोल का मौका। लोगों ने इसे डील विद डेवल कहा और फिर वही हुआ जिसका कार्ला को डर था। पोल के डिफेंस लॉयर ने इन टेप्स का पता लगा लिया और पुलिस को भी इनका इल्म हो गया। तो जब इन टेप्स को चेक किया गया तो इनमें कार्ला महज एक मजबूर शिकार नहीं थी, बल्कि वो पोल के साथ बराबर की शरीक थी, लेकिन डील हो चुकी थी। वो प्रोसिक्यूशन को पोल के खिलाफ केस जीतने के लिए कार्ला की गवाही चाहिए थी, इसीलिए इसकी सज़ा नहीं बदली गई। 1 सितंबर 1995 को पोल बर्नार्डो को कत्ल, अगवा, जिनसी ज़्यादती समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, कम से कम 25 साल बगैर पेरोल के। जबकि कार्ला को जेल में ख़वातीन की सिक्योरिटी भी मिली क्योंकि वो एक सरकारी गवाह बन गई थी। वो ख़त लिखती रही, वकला से मिलती रही और उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। बाद में इसने एक ख़त में अपनी बहन टामी की मौत में अपना किरदार खुद कबूल किया और इसकी सज़ा में सिर्फ 2 साल का इजाफा हुआ। 4 जुलाई 2005 को कार्ला की सज़ा ख़त्म होने के बाद इसे छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद इसने अपना नाम तब्दील किया और अपने वकील के भाई से शादी की और इसने अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया। लेकिन वो तमाम लोग जिनके बच्चों को इन्होंने अपना शिकार बनाया था, उनकी ज़िंदगियाँ आज भी अज़ियत में हैं।
पोल और कार्ला की कहानी से हमें सबक मिल रहा है कि कभी भी किसी इंसान को उसके चेहरे से जज ना करो, क्योंकि ईवल हमेशा मॉन्स्टर की शक्ल में नहीं आता। कई बार हंसते खूबसूरत चेहरे के पीछे भी एक शैतान हो सकता है। तो इसीलिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।